हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का। और हम लाइव प्रोसेस के 2 लेक्चर्स पढ़ चुके थे, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी थी क्लास 10th की। और आज हम इसका अगला पार्ट जो है लेक्चर 3 उसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपने वो 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे और उनको जितना भी उसमें था वो सारी चीजें समझ ली होगी। उससे आगे हम आज बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हमने लास्ट लेक्चर में डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे थे और ह्यूमन डाइजेशन के अंदर हम लोग माउथ के अंदर जितना भी डाइजेशन होता है उस सारी चीज को हम समझ चुके थे। हमने टीथ की बात कर ली थी, हमने सलाइवरी अमाइलेज की बात कर ली थी, किस तरह से वो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइडेज में डाइसेकेराइड में तोड़ रहा था। ये सारी हम बातें सारी कर चुके थे। ठीक है, माउथ का डाइजेशन जो था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने ये कहा था कि फूड इन माउथ क्या होता है, बोलस बोला था। उसके बाद अब आगे का जो भी डाइजेशन का सिस्टम है वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो सारे अच्छे से ध्यान लगा के अब देखना क्लास को। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब माउथ के बाद, माउथ से क्या है, बोलस है। माउथ से बोलस जो आया, अब उसको हम क्या करेंगे, स्वेलो करेंगे। क्या करेंगे? स्वेलो करेंगे। और यहां पे ये जाएगा माउथ के बाद, किस में जाएगा? फेरिंग्स में। किस में जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा। बिल्कुल ठीक, सही बात है। हाँ सर, सही बात है। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए क्या है? ये कॉमन पैसेज है। यहीं से ही होके अपनी एयर भी आगे जाती है। यहां से आगे ना ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे 2 ट्यूब आ जाती है, एक तो आ जाती है अपनी विंड पाइप और एक आ जाती है अपनी क्या? फूड पाइप। तो विंड पाइप में तो एयर जाता है, तो यहाँ पे फेरिंग्स में क्या बनता है? क्रॉस पैसेज बनता है। ठीक है, चलो हमको विंड पाइप से भी मतलब नहीं है। विंड पाइप का काम हम कब देंगे? रेस्पिरेशन में देखेंगे। अभी हम समझेंगे किसके अंदर? फूड पाइप के अंदर। तो फूड पाइप क्या है हमारे पास? ये लॉन्ग ट्यूब जो हमें दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ये क्या है? ईसोफेगस है। इस ईसोफेगस में क्या होगा? फेरिंग्स के बाद फूड कहाँ जाएगा भाई? फेरिंग्स के बाद जाएगा ईसोफेगस में। जैसे ही ईसोफेगस में फूड जाएगा, ईसोफेगस की जो वॉल है, ईसोफेगस की जो बाउंड्रीज है, मेम्ब्रेन है, वॉल है, उसमें क्या है? मसल्स हैं। और ये कैसी मसल्स हैं? ये है इनवॉलेंट्री मसल्स। कैसी मसल्स हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। और इन मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। और कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की एक वेव जनरेट होगी, डाउनवर्ड वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो ईसोफेगस में क्या होगा? ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरह से। जैसे अगर ये एक इसोफेगस है, ऐसे जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरह से, ऐसे नीचे की तरफ। तो खाने का ये खाने को नीचे लेके जाएगी, स्टमक के अंदर लेके जाने का काम करेंगे। ठीक है, इन मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? दीज मूवमेंट्स आर नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इस इसोफेगस में देखो किसी भी तरह का कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। जस्ट ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जो ये इसको लाके खाने को कहाँ पे पटक देंगे? स्टमक में पटक देंगे। ठीक है, अब यहां से काम स्टार्ट होगा किसका भैया? स्टमक का काम स्टार्ट होगा। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
तो हम सबसे पहले देखेंगे स्टमक को। ठीक है, देखो स्टमक की जितनी भी लाइनिंग है ना, वहां पे छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक सिक्रीशन निकालती हैं और उस सिक्रीशन को बोला जाता है क्या? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। और अगर हम इस गैस्ट्रिक जूस के मेन कंपोनेंट्स की बात करें कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं इस जूस में, एक मिक्स फ्रूट जूस है ये, ठीक है, तो भैया इसमें किस किस का जूस होता है देख लेते हैं अभी। क्या इसमें संतरे का जूस होता है, आम का जूस है, किसका जूस है? नहीं, देखो इसमें एक होता है भाई HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक होता है इसमें पेप्सिनोजन। क्या होता है? पेप्सिनोजन, ठीक है, और एक होता है इसमें म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। तो ये तीन मेन चीजें आती हैं हमारे पास किसके अंदर? डाइजेस्टिव जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर तीन मेन चीजें आती हैं। क्या क्या है? एक दो, एक तो हमारे पास है HCl है, एक तो हमारे पास, अरे ये क्या, हाँ, एक तो हमारे पास HCl है, देन हमारे पास पेप्सिनोजन है, एंड देन हमारे पास म्यूकस। ये तीन मेन चीज आती है हमारी किसमें? गैस्ट्रिक जूस के अंदर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भैया ईसोफेगस से क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुए, वेव जनरेट हुई, जिसको हमने क्या बोला? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला। इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से खाना कहाँ गया? यहाँ से, माउथ से, और कहाँ पे आया? स्टमक के अंदर आया। उसके बाद स्टमक में क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंबाइनली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने एक जूस सिक्रिएट किया, एक सिक्रीशन रिलीज किया, जिसको हम बोलते हैं क्या? गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस के जो मेन कंपोनेंट्स अगर हम बात करते हैं वो क्या है? HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। अभी 10th जब हम पढ़ते हैं तो इस लेवल पे हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इतनी चीजें होती है, और भी चीजें होती हैं। जैसे इसमें क्या होता है? इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एक और एंजाइम होता है, बच्चों में एक प्रोरेनिन नाम का एंजाइम होता है। तो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। हम जो मेनली हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको 10th लेवल के हिसाब से देखो, चीजें बहुत सारी चीज होती है, लेकिन हम किस लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं वहां पे हमें उतना ही कंटेंट देखना पड़ता है, हमें कहाँ कितना पढ़ना है। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उन सभी को और डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, तो हमको इन तीन चीजों को समझना है, HCl को समझना है, पेप्सिनोजन को समझना है, म्यूकस को समझना है। HCl हम सभी जानते हैं क्या है? HCl क्या है भाई? एक एसिड है। क्या है? एसिड है। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या है? ये पेप्सिनोजन है एक इनएक्टिव, क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। और म्यूकस क्या है? म्यूकस क्या करता है? ये स्टमक के अंदर एक और इनर लाइनिंग बनाता है, वो हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो हमने ये दो बातें की, अब एक एक चीज को हम अलग से समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की। किसकी बात करते हैं? HCl की बात करते हैं। HCl, ठीक है, देखो, इट क्रिएट हाईली एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम क्रिएट करता है? एसिडिक मीडियम। ठीक है, और पीएच कितनी रखता है? स्टमक की पीएच रखता है ये 1 to 2, यानी समझ रहे हो 1 से 2 पीएच। कितना हाई एसिड होगा? इतना हाई एसिड अगर आपकी स्किन पे, मतलब गलती से बाहर स्किन पे गिर जाए, पूरा जला के रख देगा, स्किन को बर्न कर देगा, पूरा अंदर की है ना मेटल को बिल्कुल गला देगा, ये इतना हाई एसिड है। इतना हाई एसिड हमारे स्टमक में होता है, इतना कंसंट्रेटेड एसिड हमारे क्या होता है? स्टमक में होता है। अब स्टमक में होता है, इसका काम क्या है? देखो, पहली चीज ये किल करता है बैक्टीरिया को।
जो कि आए हैं खाने के साथ, along with food। यानी कि खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया आए हैं उनको मारने का काम करता है क्या, HCl। दूसरा, ये जो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है उससे क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है इन एक्टिवेटिंग द पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये तो काम हो गया क्या, किसका, HCl का। ठीक है, क्लियर है कि भैया पहली चीज तो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, पीएच क्रिएट कर रहा है, 1 से 2 पीएच की कंसंट्रेशन पीएच क्रिएट कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है जो भी अपने खाने के साथ आए हैं, और साथ में ये एक्टिवेट कर रहा है, किसको एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहा है, किसको, पेप्सिनोजन को। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, आगे चले। बिल्कुल सर। अब हम अगली बात करते हैं किसकी, म्यूकस की। किसकी बात करते हैं, म्यूकस की बात करते हैं। म्यूकस, देखो भैया, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट, बचाता है ये द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, it prevent the inner lining of stomach from the action of HCl, from the action of HCl। यानी कि ये जो HCl है उससे हमारे स्टमक को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इस चीज को, इसके नुकसान को बचाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है इसके नुकसान को। यानी क्या बोल गया मैं, हाँ, स्टमक की जो इनर वॉल है, स्टमक की जो इनर वॉल है ना, सेकंड, हाँ, स्टमक के अंदर की तरफ एक और वॉल बना लेता है म्यूकस, जिससे कि जो एसिड है, जो हमारे गैस्ट्रिक जो उसमें एसिड प्रेजेंट है, वो एसिड स्टमक की दीवार पे टच ही नहीं हो नहीं पाता। अब दीवार पे टच नहीं होगा, स्टमक की लाइनिंग पे टच नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो जलेगा नहीं। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है स्टमक की इनर लाइनिंग को। किससे प्रिवेंट कर रहा है सर, HCl से प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? आई होप सबको क्लियर होगी यहाँ तक। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं पेप्सिनोजन की। किसकी बात करते हैं सर, पेप्सिनोजन की बात करते हैं। चलो भाई, अलग से समझते हैं पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन, अब ये क्या है वो देख लेते हैं। तो पेप्सिनोजन क्या है भाई, हमने अभी लिखा था, ये क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है कि भैया, हमारे बॉडी में हमारी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं जो भी एंजाइम रिलीज करती हैं, वो सारे एंजाइम एक्चुअली में जो प्रोटीनियस होते हैं ना, वो सारे एंजाइम क्या होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद इनको क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, ये सारे जितने भी एंजाइम हैं, जैसे पेप्सिनोजन है, या फिर हम कहें ट्रिप्सिनोजन है, या हम कहें कीमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, और हम बात करें प्रो इंसुलिन है, ये सारे वो चीजें हैं जो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती हैं, और फिर इनको क्या किया जाता है हमारी बॉडी में, एक्टिवेट किया जाता है। अब पेप्सिनोजन को जो एक्टिवेट करता है वो हमारा एसिडिक मीडियम कर रहा है, और साथ में जो लास्ट डाइजेशन का जो रिमेनिंग पेप्सिन है वो भी कर रहा है हेल्प। यानी कि देखो, समझना इसको, कि हमारे खाने में जो, सॉरी, हमारे इसमें क्या है, ये पेप्सिनोजन है। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में। और किसकी मदद से होगा, ये लेगा मदद, एक तो लेगा एसिडिक मीडियम की, ठीक है, और ये मदद लेगा किसकी,
remaining pepsin, remaining pepsin of last digestion, last digestion, यानी आखिरी जो डाइजेशन हुआ है उससे थोड़ा वो जो भी पेप्सिन बचा होगा वो, और साथ में एसिडिक मीडियम, ये दोनों चीजें मिलके क्या करेंगी पेप्सिनोजन को, अरे मैं यहाँ पे पेप्सिनोज लिख के छोड़ दिया, ठीक है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देंगी, और एक्टिवेट करके किसमें कन्वर्ट कर देंगी, एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर देंगी किसमें, पेप्सिन में। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अब पेप्सिन करेगा क्या, हम बात कर रहे हैं पेप्सिन क्या है भाई, अब पेप्सिन के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं हम, पेप्सिन क्या है, ये क्या है, ये है एक्टिवेटेड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अब प्रोटीन डाइजेशन कर रहा है मतलब कि हमारे खाने में, हमारे फूड में क्या प्रेजेंट होगी सर, प्रोटीन प्रेजेंट होगी, प्रोटीन प्रेजेंट होगी, बिल्कुल ठीक बात है सर। इस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन है, कौन, पेप्सिन, ये तोड़ देगा, टुकड़ों में तोड़ देगा, और जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज, प्रोटियोज। तो भैया क्या किया है, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि भाई देखो मेरे पास क्या है, एक चैन है, ऐसे चैन है कंप्लीट, पता है ना प्रोटीन क्या है, नहीं पता है तो बता देता हूं, बहुत सारे एमिनो एसिड्स, बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में और जुड़ के, और इनके बीच में, एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, याद रखना, वैसे तो आगे काम आना है, अभी तो नहीं आना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसीलिए प्रोटीन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये मान लो क्या है, ये सारा एक प्रोटीन है, ठीक है, इसमें ये हर एक डॉट, जो हर एक जो सर्कल आप देख रहे हो, ये हर एक सर्कल अपने आप में क्या है, एक एमिनो एसिड है, और ये जो एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, जिस लिंकेज से जुड़े हुए हैं, उस लिंकेज का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा लिंकेज होता है, अगर मैं इनकी बात करूं कि भाई ये क्या है, पहले तो मैं लिख देता हूं इनको, इनका नाम लिख देता हूं कि भाई ये जो एक सिंगल है ना, ये है क्या, एमिनो एसिड, क्या है, एमिनो एसिड है, ठीक है, और इनके बीच में जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये बन रहा है ना बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, और इसीलिए प्रोटीन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जब हायर क्लासेस में आप जाओगे तो आप अच्छे से इसको समझोगे कि कैसे प्रोटीन बनती है, कैसे एमिनो एसिड जुड़ते हैं, है ना, ये सारी चीजें आप फर्दर आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है पॉली पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्या होगा, होगा ये कि इसको प्रोटीन पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन इसको टुकड़ों में तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, लेकिन अभी इसका ना कंप्लीट डाइजेशन हुआ, ये हुआ, मान लो ऐसे कर दिया इसने, थोड़े बड़े पीसेस में तोड़ा, तो भैया यहाँ ऐसे तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, तो इनमें से कुछ तो हो गए हमारे पास क्या, पेप्टोन्स, और कुछ हो गए हमारे पास क्या, प्रोटियोस। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। अब इसके आगे, क्योंकि अभी तो देखो अभी टुकड़े अभी भी बड़े हैं, है ना, इनको कंप्लीट सिंगल सिंगल में तोड़ना है, एमिनो एसिड में तोड़ना है, उसके लिए आगे फर्दर डाइजेशन होगा, जो कि आगे के जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें होगा, स्टमक में यहीं तक का काम होता है। ठीक है,
स्टमक के हर एक गैस्ट्रिक जो जूस में जितने भी कंपोनेंट थे, तीनों कंपोनेंट हम तीनों के काम देख चुके हैं, आराम से समझ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो, स्टमक यहाँ पे है, समझना, यहाँ पे स्टमक से खाना अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक, अच्छा मैंने एक चीज तो, हमने एक चीज तो लिखी नहीं कि भैया, यहाँ पे हम एक चीज और लिख लेते हैं, फूड इन स्टमक और लिख लेते हैं हम लोग। क्या? फूड इन स्टमक। जैसे हमने माउथ में फूड को क्या बोला था? बोलस बोला था। क्या बोला था? बोलस बोला था। उसी तरह से जो स्टमक है उसके अंदर हम फूड को क्या बोलते हैं? उसके अंदर हम फूड को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ठीक है, ये ये हो गया हमारा काइम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। बिल्कुल, अब जो फूड है वो आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा? नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट क्या है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो सबसे पहला पार्ट रहेगा, वो पहला पार्ट क्या रहेगा? वो पहला पार्ट रहेगा ड्यूडिनम। क्या रहेगा? ड्यूडिनम। ठीक है, ड्यूडिनम एक तरह से मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो इस ड्यूडिनम के अंदर ही होता है। और ड्यूडिनम के अंदर ही लगभग कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट भी हो जाता है। इसके बाद जो आगे के स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वहां पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो ड्यूडिनम के अंदर लगभग सारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो भाई ड्यूडेनम में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के ना तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम और इलियम। तो जैजुनम और इलियम जो है वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है एब्जॉर्प्शन का काम, और ड्यूडेनम में होता है क्या? डाइजेशन का काम। ठीक है, चलो अब भाई ड्यूडेनम में पहले तो हम ये देखते हैं कि कहां कहां से सिक्रीशन आते हैं। तो सबसे पहले ड्यूडेनम में कहां कहां से सिक्रीशन आते देखते हैं। पहली चीज हम बात करते हैं किसकी? लीवर की। एक तो सिक्रीशन आएगा कहां से? लीवर से। लीवर से रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा? बाइल जूस। क्या रिलीज होगा? बाइल जूस। यहां पे दिख रहा है ये ये क्या है? लीवर है। ये जितना पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है? लीवर है। लीवर से बाइल जूस रिलीज होगा, और ये बाइल जूस रिलीज होके कहाँ जाएगा? ये जाएगा गॉल ब्लैडर में। कहाँ जाएगा? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गोल ब्लैडर में होगा क्या? गोल ब्लैडर में होगा स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। क्या होगा? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, यानी कि यहाँ पे बाइल जूस को स्टोर किया जाता है गोल ब्लैडर में। ऐसा होता है कि खाने जब खाना खा रहे हैं तो हमें कोई बोलता है कि यार गोल ब्लैडर से क्या आता है? बाइल जूस आता है। आता गोल ब्लैडर से है, क्योंकि गोल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। बनता कहाँ है? वो बनता लीवर में ही है। बनता कहाँ पे है? लीवर में है। और स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। कई बार क्या होता है, कई पेशेंट्स को कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाती। अब गोल ब्लैडर में स्टोन हो गई तो क्या करते हैं? ऑपरेशन करके गोल ब्लैडर को यहाँ से ना काट के निकाल देते हैं बाहर। देखो, ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हरा हरा सा ये वाला पोर्शन, ये 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 गोल ब्लैडर है। और यहाँ से देखो ये एक ट्यूब जा रही है ना? जा रही है ना? तो ये जो गोल ब्लैडर है, जब इसमें कोई स्टोन्स हो जाती है ना, बहुत ज्यादा स्टोन हो जाती है, तो क्या करते हैं डॉक्टर? इसको काट के बाहर निकाल देते हैं, और डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ देते हैं किसके साथ? लीवर के साथ डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब क्या है, लीवर बाइल जूस जो बनाता है ना, वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमाउंट में बनाता है। ठीक है, गोल ब्लैडर का काम क्या है? चलो इसको बाद में अभी थोड़ा सा समझते हैं, बाइल जूस के बारे में थोड़ा सा पूरा डिटेल में समझते हैं। बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइल सॉल्ट। ठीक है, पहली चीज तो जो स्टमक है उसके अंदर जितना खाना है,
कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्टमक का सारा खाना एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा, यानी बाइट साइज पीसेस में थोड़ा अमाउंट आया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इस फूड का आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता जाता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आता है, थोड़ा सा अमाउंट आया बाइट साइज, फिर उसका डाइजेशन कंप्लीट हुआ, फिर और थोड़ा सा आया, फिर उसका डाइजेशन कंप्लीट हुआ, फिर और थोड़ा सा आया, फिर उसका डाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अमाउंट आता रहता है, ठीक है। हाँ, तो बाइल सॉल्ट, अब वो जो थोड़ा सा अमाउंट आया है उसका नेचर कैसा है? सर उसका नेचर तो एसिडिक है, बिल्कुल है, क्योंकि स्टमक से आया है, स्टमक में एसिडिक नेचर था। अब उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पहले उसका नेचर को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, और न्यूट्रलाइज करके उसको कन्वर्ट किया जाएगा अल्कलाइन मीडियम में, यानी कि बेसिक मीडियम में। तो उसमें बाइल जूस हेल्प करता है, और साथ में जो पेंक्रियाज है, अभी हम पढ़ेंगे उसको भी, जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से रिलीज होता है पेंक्रियाटिक जूस। उस पेंक्रियाटिक जूस में भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, जो कि इस एसिडिटी को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। जो स्टमक के फूड से आई है, स्टमक से जो फूड आया उसमें जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करते हैं? कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, जो कि रिलीज किए जाते हैं किसके द्वारा? पेंक्रियाज के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और साथ में बाइल सॉल्ट में भी होते हैं ये, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट, इसका काम क्या है? देखो, हमारे खाने में क्या प्रेजेंट होती है भाई? फैट प्रेजेंट होते हैं। फैट के ना बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, इनको छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है किसके द्वारा? बाइल सॉल्ट के द्वारा। और इसको प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये इमल्सिफिकेशन करवा कौन रहा है? ये इमल्सिफिकेशन करवा रहा है बाइल जूस। क्लियर है बात यहां तक कि भैया बाइल जूस क्या कर रहा है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है। होता क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये मान लो ये क्या है? फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं इस तरह से, ठीक है। अब जब बाइल जूस इन पे काम करेगा तो इन बड़े ग्लोब्यूल्स को ना वो छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, छोटे छोटे, इस तरह से। ऐसे छोटे 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 ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया जाता है किसको? बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स, ठीक है। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि अब देखो, इनका ना जो सरफेस एरिया है, जो आउटर सरफेस एरिया, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि इनको जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, जो अभी हम पढ़ेंगे लाइपेज के बारे में, तो जो लाइपेज है उसको ज्यादा एरिया मिलता है काम करने के लिए। तो ये फैट का डाइजेशन को इजी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इजी कर देते हैं, ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स है इस वजह से। तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर है यहां तक बात? भाई इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल जूस का काम कंप्लीट हो गया? हाँ सर कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सही बात है। चलो, अब हमने बात की कि सर एक और चीज है, पेंक्रियाज है। एक और क्या है? अब सिक्रीशन कहां से आ रहा है? पेंक्रियाज से भी आ रहा है। कहां से आ रहा है? पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज से जो सिक्रीशन आ रहा है उसको बोला जाता है क्या? पेंक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? पेंक्रियाटिक जूस। इस पैंक्रियाटिक जूस में मेन कंपोनेंट क्या क्या है? हम तीन पढ़ते हैं 10th लेवल पे। 10th लेवल पे हम कितने पढ़ते हैं? तीन पढ़ते हैं, हालांकि और भी होते हैं लेकिन अभी हम तीन ही पढ़ते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या है? पहली चीज तो है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। दूसरी चीज है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन। और जो तीसरी चीज है वो है आपकी क्या? लाइपेज। क्या है? लाइपेज। ये तीन मेन कंपोनेंट है, और ये किसके कंपोनेंट है? आपके पेंक्रियाज के हैं। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस के, सॉरी, हाँ पेंक्रियाटिक जूस।
अब इन तीनों के काम समझ लेते हैं, पर उससे पहले एक और नाम लिखते हैं सर। एक चीज है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन की खुद की दीवारों से, वॉल से एक जूस सिक्रेट होता है, एक लिक्विड सिक्रेट होता है, एक एंजाइम का मिक्सचर सिक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और यही इंटेस्टाइनल जूस फाइनल डाइजेशन को कंप्लीट कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसमें काफी सारे एंजाइम्स होते हैं। अब आपके 10th में उन सारे एंजाइम्स का जिक्र नहीं है, बस एक इंटेस्टाइनल जूस का जिक्र है। हम देखेंगे, मतलब एंजाइम नहीं वैसे ही समझेंगे इसको हम कि किस तरह से हेल्प करेगा ये। इसको हम बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं इसको, सक्कस एंटेरिकस। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सक्कस एंटेरिकस। ये सक्कस एंटेरिकस किसका नाम है, इंटेस्टाइनल जूस का ही दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब देखो होगा क्या भाई, होगा ये कि पहली चीज हम बात करते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज की। याद करो, ये अमाइलेज, ये नाम हमने पहले भी सुना है। कहाँ सुना है सर जी? सर हमने सुना है माउथ में। और माउथ में क्या होता है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स थी। अब सलाइवरी ग्लैंड से जो अमाइलेज निकल रहा था उसको हमने बोला था क्या, सलाइवरी अमाइलेज। तो नाम तो अमाइलेज ही है तो वो अमाइलेज ही, जस्ट उसकी जगह बदल गई। अब पेंक्रियास से निकल रहा है तो इसका नाम क्या कर दिया गया, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। यानी है तो अमाइलेज ही, यानी काम भी वही करेगा। और उसने क्या किया था भाई, उसने क्या किया था, किसने, सलाइवरी अमाइलेज ने, उसने स्टार्च को, किसको, स्टार्च को किस में तोड़ा था, माल्टोज में तोड़ा था। बिल्कुल सही बात है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये भी क्या करेगा, पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी क्या करेगा, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। पहले शॉर्ट में लिखने की, पूरा ही लिख देते हैं ना। हाँ, पेंक्रियाटिक अमाइलेज ये भी क्या करेगा, माल्टोज में तोड़ेगा। अब इस माल्टोज को फर्दर किस में तोड़ा जाएगा, किस में तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनेंगे यहां से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और इस काम को कौन करेगा, इस काम को करने में हेल्प करेगा कौन, इंटेस्टाइनल जूस। कौन हेल्प करेगा, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने, और उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस ने इस पे काम किया और फर्दर तोड़ दिया किसको, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अच्छा इसको ना ऐसे लिख लो, देखो मैं बताता हूँ, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल देते हैं हम लोग, क्योंकि बीच में और एंजाइम भी आ जाते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि भैया हमारे पास स्टार्च है, ठीक है, प्लस में माउथ में, अगर माउथ में क्या हो गया था, कुछ माल्टोज भी कन्वर्ट हो गया था, तो माल्टोज है। स्टार्च प्लस माल्टोज है, इन दोनों के, इन दोनों को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। किस में, ग्लूकोज प्लस, एक सेकेंड, हाँ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है इसको। ठीक है, अब इसमें एंजाइम कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो हमारे पास लग रहा है क्या सर, पैंक्रियाटिक अमाइलेज लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और दूसरा क्या लग रहा है सर, इंटेस्टाइनल जूस। यानी कि स्टार्च और माल्टोस, एक सेकंड, यहाँ स्टार्च की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, स्टार्च और माल्टोस, इन दोनों को पेंक्रियाटिक अमाइलेज प्लस इंटेस्टाइनल जूस, और दोनों ने मिलके तोड़ दिया है किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल हो गया है, क्योंकि हमको करना क्या है, हमको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है ग्लूकोज में, हमको फैट को तोड़ना है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और हमको प्रोटीन को तोड़ना है किसमें, एमिनो एसिड्स में। क्लियर है बात यहाँ तक? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसका काम क्या हो चुका है सर, कंप्लीट हो चुका है। हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ सर, हो गया कंप्लीट।
अब क्या होगा, अब आगे का काम होगा। हमने दूसरी चीज बात की, किस चीज की बात की, ट्रिप्सिनोजन की। हमने एक और बात की, किसकी बात की सर, एक और एंजाइम हमने देखा है जो कि क्या है, ट्रिप्सिनोजन है। अब ये ट्रिप्सिनोजन क्या है, ये पेप्सिनोजन याद है, स्टमक में हम अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, पेप्सिनोजन पढ़ा था। नोजन मतलब ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम। ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। ये क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, बिल्कुल सेम पेप्सिनोजन की तरह। क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। अब इस इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। और एक्टिवेट करने में हेल्प कौन करेगा, एक तो बेसिक मीडियम हेल्प करेगा, और साथ में बचा कुचा थोड़ा सा जो पुराना ट्रिप्सिन है वो। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट कि भैया ट्रिप्सिनोजन को क्या लिख देते हैं, भैया ट्रिप्सिनोजन को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक्टिवेट किया जा रहा है। और एक्टिवेट भी किस में किया जा रहा है, एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन। किसमें, ट्रिप्सिन में। और ये हो गया है आपका एक्टिवेट। अब एक्टिवेट होने के बाद ये काम क्या करेगा, देखो वही चीज हम सेम उसकी तरह देखते हैं, जिस किसकी तरह, अभी हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट को देखा ना उसकी तरह। तो भैया हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। प्लस में हमारे पास पेप्टोन्स भी है। ठीक है। प्लस में हमारे पास प्रोटियोज भी है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे पास। अब इन तीनों ही चीजों को कौन तोड़ेगा सर, एक तो मिलेगा साथ में ट्रिप्सिन। ठीक है। और एक मिलेगा भाई इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है। ये दोनों मिलके इसको तोड़ देंगे किसमें, इसको किसमें तोड़ देंगे, एमिनो एसिड्स में तोड़ देंगे। क्या यहाँ पे हमारा प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। हमें यही तो करना था कि भैया हमें प्रोटीन को फाइनली तोड़ना था किसमें, एमिनो एसिड में, जो कि हम क्या कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं। हो गया काम, बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट है मामला भाई। चलो, अब हमारा फाइनल बचा है क्या, फैट बचा है। फाइनल क्या बचा है हमारा, फैट बचा है। तो उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़ते हैं। तो हमारे पास क्या थे, हमारे पास क्या था, हमारे पास था भाई, क्या था हमारे पास, अरे मैं भूल ही गया, हमारे पास क्या था, हमारे पास था इमल्सिफाइड फैट। हमारे पास क्या आया था, इमल्सिफाइड फैट। सही बात है, इमल्सिफाइड फैट आया था। इस इमल्सिफाइड फैट पे काम करेगा कौन, एक तो करेगा लाइपेज। कौन काम करेगा, लाइपेज। लाइपेज के साथ में जुड़ेगा कौन, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जुड़ेगा, और ये दोनों मिलके इसको तोड़ देंगे। और किस में तोड़ेंगे, एक तो तोड़ेंगे फैटी एसिड में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और यहाँ पे हमारा फैट का भी डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट हो, कोई भी मन में मत रखना, कमेंट्स में डाल देना तुरंत कि भैया इमल्सिफाइड जो फैट है, इमल्सिफिकेशन किसने किया, बाइल जूस ने किया। बाइल जूस के इमल्सिफिकेशन करने के बाद क्या हुआ, लाइपेज के साथ, इंटेस्टाइनल जूस मिलके, और इन दोनों ने तोड़ दिया है हमारे इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी कि यहाँ पे फैट का भी डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमारा जो तीनों एम थे, हमारे जो डाइजेशन के एम थे वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, इस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो, क्या होगा भाई, एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले पार्ट में। और अगले आगे के जो दो पार्ट है वो कौन से हैं हमारे पास, एक तो है हमारे पास जेजुनम, और एक है हमारे पास क्या, जेजुनम है हमारे पास, और एक है हमारे पास इलियम। जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम और इलियम में होता क्या है, यहां होता है क्या, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है,
एब्जॉर्प्शन। जितना भी हमने फूड को डाइजेस्ट किया है, अब उन सब का क्या होना है सर, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बात क्लियर है। चलो, तो भाई ये जो दो साइट है एब्जॉर्प्शन की, जेजुनम और इलियम, इनमें कुछ तो खास बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई देखो, हम कोई काम किसी को देते हैं, वो काम इसलिए देते हैं कि उस बंदे में कोई खास बात होती है। जैसे क्रिकेट है, अब भाई कोई ओपनिंग बैट्समैन है तो हम उसको ओपनर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि भाई उस बंदे को ना पेस बॉल अच्छे से खेलनी आती है। तेज तेज स्विंगिंग जो का स्विंगिंग जो बॉल्स होती है ना, वो उनको इजीली खेल लेता है, डिफेंड कर लेता है, अच्छे स्ट्रोक प्ले करता है वो। ठीक है, तो हम उसको क्या भेजते हैं भाई, ओपनिंग में भेजते हैं। एक है हार्ड हिटर है हमारे पास। अब हार्ड हिटर का काम क्या है, उसका फिनिशिंग का काम है, तो हम उसको क्या भेज देते हैं, एंड में मिडिल ऑर्डर्स के, जहाँ पे एंड के ऑर्डर्स होते हैं, डेथ ओवर्स, वहां पे भी हम उसको भेज देते हैं। ऐसी बॉलिंग में है जो अच्छी यॉर्कर्स डालता है, उनको हम क्या करते हैं, डेथ ओवर्स जो होते हैं ना, लास्ट के 2-3 ओवर्स, उनमें भेज देते हैं उनको। लास्ट के 5 ओवर्स उनमें डलवाते हैं हम इनको। और जो स्विंग कर सकता है, जो बॉलिंग को स्पीड पेस के साथ जो स्विंग करते हैं, उनको हम क्या कराते हैं, स्टार्ट ओपनिंग कराते हैं, उनसे बॉलिंग की ओपनिंग कराते हैं। तो जिसका जो काम है स्पेसिफिक, उसके लिए कोई ना कोई उसकी खासियत होती है। ऐसे ही जैजुनम और इलियम में जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिससे कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम दिया हुआ है। अब वो बात क्या है? वो बात है इनकी इनर वॉल। क्या है बात? इनर वॉल। जैसे ये मान लो और ये मान लो, ये हो गई हमारी क्या, जैजुनम और हीलियम की आउटर वॉल। इसको हमने, ट्यूब को हमने ऐसे यूं काट दिया है। काटने के बाद जब हम अंदर से देख रहे हैं, तो इनर जो वॉल है वो कुछ इसकी इस प्रकार आ रही है, इस तरह से। समझ में आया कुछ? हुआ क्या है, अंदर की वॉल ना फोल्ड कर दी गई है, फोल्डिंग्स हो गई हैं। और इन फोल्ड्स को, इन जो फोल्डिंग्स हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं सर। बिल्कुल सही। ठीक है सर। ये जो विलाय है ना, ये कर क्या रही हैं? ये कर रही हैं, एरिया को इंक्रीज कर रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। ये क्या कर रही हैं? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी कि ये एब्जॉर्प्शन के लिए क्या कर रही है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। सोच के देखो, अगर मैं, ये 2 पॉइंट है, यहां से यहां तक भी है और यहां से यहां तक 2 पॉइंट है। एक तो मैं सीधी लाइन लेके चलूं, और एक में ऐसे फोल्डेड लाइन लेके चलूं। ठीक है, तो किस लाइन की लेंथ बड़ी होगी? सर नीचे वाली की बड़ी होगी, ऑब्वियसली बात है, नीचे वाली बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस एरिया क्या इंक्रीज हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हुई। और साथ में अगर मैं बात करूं ना, तो ये जो विलाय होती है ना, जैसे मान लो ये एक विलाय है, ये विलाय है। ठीक है, विलाय रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स के साथ। इसमें बहुत सारी अच्छे से ब्लड वेसल्स होती हैं। इस तरह से अच्छे खासा सप्लाई होता है किसका, ब्लड वेसल्स का, ताकि ये विलाय में क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। जितना भी फूड हमने खाया, हर एक विलाय में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स, आर्टरीज, और लिम्फ भी होते हैं। लिम्फ क्या कहते हैं, फैट का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग चीज एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, सॉरी। ये सारे चीजें यहाँ पे क्या कहती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, एक विलाय की स्ट्रक्चर है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, एक विलाय की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ग्रीन ब्लू जो देख रहे हो, ये तो क्या है, हमारी आर्टरी वेन्स है। और ये जो रेड रेड है, हमारी क्या है, आर्टरीज। तो कि जिस तरह की स्ट्रक्चर होती है किसकी, विलाय की। और विलाय फैसिलिटेट करती है किस चीज को, एब्जॉर्प्शन को। किस तरह से कि यहाँ पे क्या है, फोल्डिंग्स हो जाती हैं, इनको विलाय बोल रहे हैं। सॉरी, ये जो जैजुनम और इलियम है, ये फैसिलिटेट करते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन को। किस तरह से कि इनकी इनर बॉल में क्या होती है, फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। फोल्डिंग्स को विलाय बोलते हैं। और इस विलाय की वजह से ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है। क्लियर है बात?
समझ में आ गया? बिल्कुल सही। अब देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन completes in small intestine। कि भैया जो एब्जॉर्प्शन है उसमें 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अच्छा, जो फूड है, फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे रिपीट करो, माउथ में क्या बोला था सर? माउथ में हमने बोलस बोला था, याद है ना? माउथ में हमने फूड को क्या बोला था? बोलस बोला था। देन स्टमक में आया था, स्टमक में हमने क्या बोला था? इसको काइम बोला था। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं? काइल। क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्लियर है? चलो, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया, ये पूरी जो अंदर की दिख रही है ना, अब ये फूड आएगा किसके अंदर? ये फूड जाएगा सर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, एक चीज तो हमने बात ही नहीं करी यार, इनकी लेंथ की तो बात कर लें। खैर सिंपल सी चीजें, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, बच्चों वाली चीजें रहती है। मैंने सोचा छोड़ो छोड़ो, इतना तो पता ही होगा, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, आप लोग पता तो रहता ही है आपको। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम ह्यूमंस में बात करें ना, तो है तो इसका नाम स्मॉल, लेकिन होती है 6 से 7 मीटर की है। 6 से 7 मीटर का मतलब समझ रहे हो? अगर फिट में बात करें तो समथिंग 20 से 21 फीट। समझ रहे हो? 20 से 21 फीट काफी लंबी है कमरा, 20 से 21 फीट, है ना? तो लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत लंबी होती है, लेकिन ये पतली होती है और इसकी थिन होती है ना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन हम अभी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन की। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी? 1 मीटर। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है थोड़ी सी, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्लियर है? चलो भाई, अब लार्ज जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी सर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कॉलन, एक होता है सीकम, ये थोड़ा सा मोटा और रखा है, सीकम, और एक होता है रेक्टम। कॉलन, सीकम, रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं किसके? स्मॉल इंटर सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन के। अब जो बचा कुचा डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपके कॉलन एंड सीकम में। यहाँ पे होता है क्या? एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेशन बोल गया मैं, रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट ईयर किस किस का? सम वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड सम ड्रग्स साथ में। अच्छा, ये वो वाली ड्रग्स नहीं है, समझ रहे हो ना? ये वो वाली ड्रग्स नहीं है, ये दवाइयां, हम बात कर रहे हैं दवाइयों की बात कर रहे हैं। ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वाटर, रिमेनिंग वाटर और ड्रग्स, उनका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, और जितना भी वेस्ट है
जितना भी वेस्ट है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है? रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम में होता है जितना भी वेस्ट मटेरियल, रेक्टम में स्टोर हो गया वेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम इसको बॉडी से बाहर एनस के थ्रू, थ्रू एनस एक्सक्रीट आउट ऑफ बॉडी, excrete out from body। हाँ, थ्रू एनस, एनस के थ्रू इसको हम बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा जो डाइजेशन है ह्यूमन बींग्स का वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने लास्ट क्लास में माउथ का डाइजेशन हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके थे, और माउथ के डाइजेशन के बाद भाई हमने स्टार्ट किया था, आज की क्लास हमने स्टार्ट की थी यहां से, कहां से? यहां से, कि भैया सबसे पहले हम फेरिंग्स पे है कि हमने माउथ से जो swallow किया तो वो खाना कहाँ गया? फेरिंग्स में गया। ठीक है, अपना अब ले लेते हैं अपना यूनिवर्सल पेन, कौन सा? टिम टिम वाला। चलो, सबसे पहले क्या हुआ? उसे कलर अच्छा लेते हैं यार, जगमगाए जो। हाँ, फेरिंग्स में आया फूड। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। उसके बाद फूड आया ईसोफेगस में। यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिनको क्या बोला गया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला गया। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला गया, उसने हेल्प किया खाने को कहाँ पे आने में? स्टमक में आने में। अब खाना आ गया है स्टमक में। स्टमक में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो कि रिलीज कर रही है गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें तीन मेन कंपोनेंट है हमारे पास। क्या क्या है? HCl है, पेप्सिनोजन है, एंड म्यूकस है। HCl क्या है? एक एसिड है। पेप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। और म्यूकस क्या है? म्यूकस एक लिक्विड है, एक सेमी सॉलिड लिक्विड है, जो कि क्या करता है? जो इनर वॉल है जो स्टमक की, उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, देखो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भैया HCl क्या है? ये क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम को। पीएच रहती है इसकी काफी ज्यादा, पीएच रहती है इसकी काफी ज्यादा। ये बैक्टीरिया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पीएच रहती है इसकी बहुत कम। और जितना कम पीएच उतना हाई एसिड, जितना कम पीएच उतना ही हाई कंसंट्रेटेड एसिड रहता है। ये बैक्टीरिया को मारता है जो हमारे खाने के साथ आते हैं। ठीक है, और ये एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है पेप्सिनोजन को। ये प्रिवेंट करता है। म्यूकस की अगर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं म्यूकस की, तो म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करता है। किससे? HCl के एक्शन से। और इसके बाद हमने बात की काइम के। काइम, काइम, काइम क्या है? काइम है फूडिंग स्टमक। स्टमक के अंदर जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन क्या है? एक एंटी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। उसके बाद पेप्सिनोजन को एक्टिवेट किया जाता है तो एसिडिक मीडियम साथ में रिमेनिंग पेप्सिन जो लास्ट डाइजेस्टिव सेशन क्या है, उसके बाद ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन क्या है? एक्टिवेटेड एंजाइम है। और ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या कर रहा है? हमारी प्रोटीन को तोड़ दे रहा है पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस में। जो हमने बात की है पेप्टाइड बॉन्ड की बात की हमने, एमिनो एसिड की बात की कि जो सिंगल सिंगल यूनिट है ये क्या है? एमिनो एसिड है। और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड है? सर पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कौन से बॉन्ड बने हुए हैं बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, बात कर ली, हो गया। उसके बाद हमने बात की कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है खून, जो खाना है वो। और 6 से 7 मीटर की लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। नाम स्मॉल है और काफी बड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम में लीवर के थ्रू आता है। बाइल जूस, गॉल ब्लैडर, ये सारी बात हमने कर ली है, समझ में आ गया होगा। बाइल सोल्ट है, फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है। कौन कर रहे हैं? बाइल सोल्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया गया है, इसी को हम इमल्सिफिकेशन बोल रहे हैं। उसके बाद हमने बात की है पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज से क्या रिलीज होता है? पेंक्रेटिक जूस रिलीज होता है, जिसमें क्या क्या मेन चीज होते हैं? पेंक्रेटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन एंड लाइपेज। पेंक्रेटिक अमाइलेज जो सलाइवरी अमाइलेज नहीं क्या था वही चीज कर रहा है, स्टार्च एंड माल्टेज को तोड़ दे रहा है। किसमें? इंटेस्टाइनल जूस की मदद से। किसमें? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। ठीक है ना? चलो, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके? ट्रिप्सिनोजन की। ट्रिप्सिनोजन पेप्सिन की तरह ही इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया जा रहा है किसमें? ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन क्या कर दे रहा है? प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीओज को तोड़ दे रहा है इंटेस्टाइनल जूस की मदद से। किसमें?
एमिनो एसिड में तोड़ दे रहा है, एमिनो एसिड तोड़ने के बाद एमिनो एसिड ही क्या है, हमारा फाइन प्रोडक्ट, यही तो हमको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमारा डाइजेशन प्रोटीन का भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं एमल्सिफाइड फैट, जो फैट है उसको लाइपेज इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिलकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, यहाँ पे हमारा फैट का भी डाइजेशन का हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और अब आगे आता है खाना किसमें, जेजुनम एंड इलियम में। जेजुनम इलियम क्या है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही आगे के दो पार्ट हैं, ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, अब वो कंप्लीट नहीं होता, लगभग 90% कंप्लीट होता है एब्जॉर्प्शन, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन के लिए बने गए हैं ये दो ऑर्गन। और जेजुनम इलियम की जो इनर वॉल है ये कैसी है, फोल्डेड है सर, फोल्डेड में है, फोल्डेड है, इन फोल्डेड को बोलते हैं क्या, विलाय बोलते हैं। क्या करते हैं सर, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। इस ये जो विलाय है इनमें बहुत अच्छी अच्छी सप्लाई होती है किसकी, ब्लड वेसल्स की, ताकि एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। उसके बाद जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको हम क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं, ये हम बात कर ली, ठीक है। फिर हमने बात की कि सर लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आ रहा है 1 मीटर लॉन्ग है, और इसमें 3 पार्ट है, कॉलन, सीकम, रेक्टम, और जो जितना भी रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट होता है कॉलन सीकम में, जैसे कि वाटर बचा हुआ है वो स्टोर एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ दवाइयां वो भी, और उसके बाद जो भी वेस्ट बचा है वो रेक्टम में आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और उसको एनएस के थ्रू हम बॉडी से बाहर क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसी के साथ आपका डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट किसी को, कंप्लीट है सारा, ठीक है। मजा आया क्लास में, अगर मजा आया होगा तो आगे की क्लासेस भी देखेंगे हम, आगे की क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। अब हम बनाएंगे किसकी, आगे का जो आपका चैप्टर है वो क्या है, जो आगे का टॉपिक है वो क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। डाइजेशन हो गया है, अब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे क्या, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन जैसे ही हमने खत्म किया, मतलब हमने इस चैप्टर को खत्म किया। 10th बायोलॉजी का ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 लाइफ प्रोसेस हम एक साथ पढ़ रहे हैं, चार लाइफ प्रोसेस को एक साथ पढ़ रहे हैं, और सिर्फ ह्यूमंस का ही नहीं, हम प्लांट्स का, ह्यूमंस का, दोनों का पढ़ रहे हैं। इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, बड़ा चैप्टर हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आता है इसको पढ़ने में। क्यों, क्योंकि हम अपने बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आई होप आज की क्लास आप सभी को मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।